कहानी की शुरुआत में हम एंटोनिया को देखते हैं। वो बहुत ही तेज दिमाग वाली औरत है। उसका IQ 242 है। उसके केस सुलझाने का तरीका इतना अलग है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। सबसे खास बात ये है कि वो बस सोचकर ही विक्टिम के साथ क्या हुआ उसका पूरा सीन अपने दिमाग में देख लेती है। आज का केस भी बहुत अजीब था। विक्टिम का सिर एक तेज हथियार से आधा काटा गया था, लेकिन एंटोनिया के लिए जितना मुश्किल केस होता है वो उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसने क्राइम सीन को बहुत ध्यान से देखा। उसकी नजर से एक छोटी सी डिटेल भी नहीं बचती। कुछ ही देर में वो ऐसे हालात में पहुंच गई जैसे पूरा सीन उसके दिमाग में लाइव चल रहा हो। उसने अपने मन में देखा कि विक्टिम की गर्दन में एक सुई लगी हुई है। वो सुई एक लंबे ट्यूब से जुड़ी है। विक्टिम के शरीर से लगातार खून निकल रहा है। खून बहते बहते एक बड़े जार में जमा हो रहा है, फिर उसे एक ट्रांसपेरेंट कप में डाला जा रहा है। वहीं पर एक बॉल में विक्टिम के आधे कटे सिर को मैश करके रखा गया था। एंटोनिया के दिमाग में क्लू किसी पेड़ की डाल की तरह जुड़ते चले गए। फिर वो उन क्लू का पीछा करते हुए एक घने जंगल में पहुंच गई। फिर ठीक 7 कदम आगे बढ़ने के बाद उसे आधा कटा हुआ एक बहुत बड़ा सिर का स्टैचू दिखा। उसे देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि विक्टिम की मौत ज्यादा खून निकालने की वजह से हुई। किलर ने विक्टिम की आर्टलरी में सुई लगाकर पूरा खून निकाल दिया था। उसने जानबूझकर मारने का प्रोसेस लंबा किया ताकि विक्टिम को ज्यादा दर्द हो। वो बहुत दर्दनाक मौत थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि क्राइम सीन पर लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था। साथ खड़े फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि विक्टिम के दिमाग में ट्यूबोक्लोराइन नाम का एक पॉइजन मिला है जो नसों का काम करना बंद कर देता है। किलर चाहता था कि विक्टिम होश में रहे और महसूस करे कि उसका खून निकाला जा रहा है। उसने विक्टिम को ये भी देखने पर मजबूर किया कि खून वाला कंटेनर धीरे धीरे भर रहा है। विक्टिम के मुंह से जो पीले रंग का लिक्विड निकल रहा था वो शायद तेल और रेड वाइन का मिक्स था। तभी एंटोनिया ने बताया मर्डर का ये तरीका बाइबल के किसी हाइम मतलब भजन के शब्दों से मिलता है जो चर्च में गाया भी जाता है। ये सुनकर वहाँ खड़ा पुलिस ऑफिसर जॉन हैरान रह गया। जॉन को वो लाइनें याद भी थी। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। जॉन किसी लड़की के साथ बैठा था। वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारता है। उसके चेहरे पर अभी भी चोटों के निशान थे। जॉन उसकी मदद करना चाहता था, जिसके लिए वो लड़की भी मान गई। फिर जॉन उसे घर छोड़ता है और उस लड़की को 2 दिनों तक घर से निकलने से मना करता है। वो लड़की जॉन के गाल पर किस करके चली जाती है, लेकिन जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गे है। अब अगली सुबह जॉन पुलिस स्टेशन आया। स्टेशन में उसे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। उसके पास गिफ्ट था जो वो अपनी माँ के लिए लाया है क्योंकि कल उसकी माँ का बर्थडे है। लेकिन तभी उसके सीनियर उसे पकड़ लेते हैं और उसे हथकड़ी लगाकर इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाते हैं। जाते जाते उसे कल वाली वो लड़की मतलब प्रोस्टिट्यूट भी दिखती है। अब इंट्रोगेशन रूम में कमिश्नर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें जॉन एक कार में ड्रग रख रहा था। वो कार उस लड़की के बॉयफ्रेंड की थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस लड़की को वो बचाना चाहता था उस लड़की ने ही ये वीडियो बनाया था और वो खुद ये वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन आई। तब जॉन कहता है कि ऐसा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो गलत इंसान की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ही फंस गया। अब कमिश्नर उसे भला बुरा बोलकर आगे की कार्रवाई करने चली गई। अब जॉन काफी देर तक वही बंद था, जिससे जॉन की आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो एक आदमी उसके सामने बैठा था। उसने खुद का नाम मेंटोर बताया। उसके पास जॉन की फाइल भी थी। अब थोड़ी बातचीत के बाद उसने जॉन को ऑफर दिया कि वो उसे इस मुसीबत से बचा सकता है, लेकिन बदले में उसे मेंटोर का एक काम करना होगा। जॉन उसकी बात मान गया, लेकिन बदले में उसे उसका बैज और गन चाहिए और साथ ही उसके रिकॉर्ड भी क्लियर चाहिए। मेंटोर ने उसे बैज दिया और गन बाद में देने और रिकॉर्ड क्लियर करने का वादा किया। फिर हम एंटोनिया को देखते हैं। वो अपने घर में मरने के अलग अलग तरीके इमेजिन कर रही थी। फिर वहाँ जॉन आया। दरअसल उसे एंटोनिया को मनाकर क्राइम सीन पर लाने को कहा गया था। एंटोनिया जॉन को देखते ही समझ गई कि वो एक पुलिस वाला है, गे है और मुसीबत में है। फिर उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई। जॉन ने भी उसके बारे में पता लगाया था। दरअसल ये बिल्डिंग एंटोनिया की ही थी, लेकिन वो लोगों से किराए के बदले खाना लेती थी। उसका घर एकदम खाली था, लेकिन तब भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी एंटोनिया उसके साथ जाने नहीं मानी। बाहर निकलने पर जॉन काफी निराश था, लेकिन तभी नीचे से एंटोनिया ने उसे आवाज दी। जॉन उसे नीचे देखकर हैरान रह गया, लेकिन वो लिफ्ट से नीचे आई थी। उसने जॉन से पूछा उस पर कौन सी मुसीबत है। तब जॉन ने उसे प्रोस्टिट्यूट वाली पूरी कहानी बताई। ये सुनकर एंटोनिया उसके साथ जाने मान गई। बाहर निकलते ही एंटोनिया खुद ही समझ गई कि उसे कौन सी कार में जाना है। इतना ही नहीं, अपने कंप्यूटर में थोड़ी रिसर्च करने पर उसे ये भी पता चला कि क्राइम कहाँ और किसके घर हुआ। ये सुनकर जॉन हैरान हो गया क्योंकि वो एक बहुत रईस
इलाका था और जिसके घर में क्राइम हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी बैंकर है। अब उस मोहल्ले में जाने के लिए भी सिक्योरिटी से गुजरना होता था। तब जॉन ने उन्हें अपना पुलिस बैज दिखाया। अब उस घर में पहुंचने के बाद भी एंटोनिया कार में बैठी रही। मेंटोर वही था। मेंटोर जॉन के सामने एंटोनिया की तारीफ करता है कि वो एक जीनियस है, लेकिन जॉन को एंटोनिया थोड़ी पागल लग रही थी। तभी अचानक एंटोनिया को दिखाई दिया कि बहुत सारे बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरअसल ये एंटोनिया की एक बीमारी थी। तभी मेंटोर आकर उसे शांत करता है और उसे एक रेड पिल खिलाता है, जिससे एंटोनिया शांत हो गई। थोड़ी देर बाद एंटोनिया मेंटोर से किसी आदमी के बारे में पूछती है जिसे उसने मेंटोर को ढूंढने कहा था, लेकिन 5 साल हो गए और अभी तक मेंटोर को वो आदमी नहीं मिला। एंटोनिया के शोल्डर के पास एक गोली लगने का निशान था। तब जॉन उन्हें बात करते हुए देख रहा था। खैर, अब थोड़ी देर बाद वो तीनों अंदर गए और कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आई। फिर जॉन मेंटोर से बात करता है। जॉन जानना चाहता था कि आखिर वो लोग है कौन, क्योंकि इस क्राइम के बारे में पुलिस को भी नहीं पता, यहाँ तक कि लोकल प्रोसिक्यूटर को भी नहीं पता, लेकिन उस लड़के की माँ को पता है। उसे लग रहा था कि ये लोग अमीरों की पुलिस है जो सबकी नजरों से बचकर उनके केसेस सुलझाती होगी, लेकिन मेंटोर उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अभी वो इस लायक नहीं हुआ कि उसे सब पता हो। दूसरी तरफ एंटोनिया ऑटोप्सी रिपोर्ट देख रही थी। फिर उसने मेंटोर को जाकर बताया कि पहले वाली ऑटोप्सी रिपोर्ट में गलती है और ये घर असली क्राइम सीन नहीं था। पहले विक्टिम को किडनैप किया गया, फिर किसी और जगह ले जाया गया। बाद में किलर बॉडी को इतनी हाई सिक्योरिटी पार करके अंदर लाया। उसने बॉडी को सोफे पर ऐसे रखा जैसे कोई पुराना रिचुअल कर रहा हो। एंटोनिया ने कहा कि इतना प्लान करके किया गया क्राइम उसने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि एंटोनिया अभी तक किलर का मकसद समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो आगे भी क्राइम करेगा। शायद सब कुछ किलर के प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। फिर अचानक एंटोनिया बाहर चली गई। मेंटोर एक आदमी को उसे घर छोड़ने कहता है। फिर मेंटोर ने जॉन को भी घर जाने को कहा। जॉन को लग रहा था कि उसका काम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका अभी बहुत काम बाकी है। फिर जॉन ने घर जाकर अपनी माँ को वो गिफ्ट दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ एंटोनिया घर पहुंचकर तैयार होती है। उसने मेकअप किया और लाल गाउन पहना। उसने अपना पुराना टाइम याद किया जब वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ यहाँ रहती थी। वो भी आज की तरह फुल मून की रात थी, लेकिन आज घर खाली था। अब वहाँ कोई नहीं था। तब वो निराश होकर वहाँ से चली गई। उसने दरवाजा भी लॉक नहीं किया। फिर वो हॉस्पिटल गई और अपने कोमा में पड़े हस्बैंड के पास गई, उसे किस किया। फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और उन मर्डरर की फाइल देखने लगी जिन्हें अभी तक सजा नहीं मिली। उसी समय एक स्पेनिश टाइकून की बेटी कार्ला अपने प्यारे हॉर्स को दूसरी जगह ले जा रही थी। वो रेस ट्रैक के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मुसीबत आ गई। जो रोड दिन में बिल्कुल ठीक था, उसी रोड पर आधी रात को अचानक इमरजेंसी रिपेयर का साइन लगा हुआ था। ड्राइवर को मजबूरी में रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन नेविगेशन सिस्टम उन्हें एक घने जंगल के अंदर ले गया। शायद वो किसी के बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे, लेकिन ड्राइवर को बस इतना लग रहा था कि वो रास्ता भटक गए। तभी अचानक उन्हें एक फॉरेस्ट रेंजर मिला जो दिखने में बहुत सीधा साधा लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस रेंजर ने ड्राइवर का गला काट कर उसे मार दिया। ये सब कार के अंदर बैठी कार्ला अपनी आंखों से देख रही थी। वो डर के मारे कांपने लगी और तुरंत ही कार के दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन वो बेबस थी। किलर उसे दरवाजा खोलने बोल रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो किलर उसके प्यारे हॉर्स को बाहर घसीट लाया। कार्ला ने बार बार हॉर्न बजाया ताकि कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर उस किलर ने उसके प्यारे हॉर्स का भी गला काट दिया। वो बस अपने प्यारे हॉर्स को मरते हुए देखते रही। फिर जैसे ही उसने पुलिस को फोन करने का सोचा, उसे पता चला कि उसका फोन आगे वाली सीट के नीचे गिर गया है और वो उसे निकाल नहीं पा रही। तभी किलर ने फायर सिलेंडर से कार का शीशा तोड़ दिया। तब डर के मारे कार्ला ने उसी सिलेंडर को किलर के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। इसी से उसे भागने का एक छोटा सा मौका मिला, लेकिन किलर बहुत शांति से उसका पीछा करने लगा। भागते भागते कांटे उसके पैर में चुभ गए थे। वो एक जगह छुप गई। वो इतनी डरी हुई थी कि उसमें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि किलर सीटी बजाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो अभी भी भागना चाहती थी। बहुत मुश्किल से वो रेस ट्रैक के पास पहुंची। उसे लगा वो फेंस चढ़कर भागे तो शायद बच जाए, लेकिन उसी समय किलर आ गया और उसे पकड़कर एक इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। अगले दिन सुबह उस लड़की का बाप प्लेन में कहीं जा रहा था। तभी उसने अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन फोन किलर ने उठाया और बताया उसने कार्ला को किडनैप किया है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन किलर ने बताया उसकी बेटी के पैर पर एक तिल है। तब घबराकर उसने फिरौती की रकम पूछी, लेकिन किलर को पैसे नहीं चाहिए थे। वो बस उस बिजनेसमैन को तकलीफ देना चाहता है। ये सुनकर लड़की का बाप शॉक रह गया। तब हम देखते हैं कि किलर ने कार्ला के बाल काट दिए जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थे।
अगले दिन मेंटोर ने जॉन को एक पार्क में मिलने बुलाया। वहाँ मेंटोर उसे बताता है वो लोग रेड क्वीन नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है जो ऐसे किलर के केस हैंडल करते हैं जैसे कल रात जॉन ने देखा था। वो लोग सबसे बेस्ट लोगों को लेते हैं जैसे एंटोनिया, और अब जॉन भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। उसका काम होगा वो एंटोनिया का ख्याल रखे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्सनल रीजन की वजह से उसने काम छोड़ दिया था। लेकिन जॉन ने उसे मना लिया, इसीलिए जॉन को लिया गया है और जॉन शहर के हर हिस्से से वाकिफ भी है। फिर मेंटोर उसे कार और एंटोनिया की दवाई देता है। कार के अंदर एक लिफाफे में उनके रूल और साथ में एक गन भी है। साथ ही मेंटोर ने जॉन के रिकॉर्ड भी क्लियर कर दिए थे। अब वो उसे हॉस्पिटल जाने कहता है जहाँ एंटोनिया है, क्योंकि अब उन्हें कार्ला मतलब उस लड़की को ढूंढना है। यही उनका अगला मिशन है। फिर हम कार्ला को देखते हैं। किलर ने उसे स्लॉटर हाउस में रखा था। वो उसे पानी तक नहीं दे रहा था। पानी के बदले किलर जाकर उस स्लॉटर हाउस का दरवाजा पीटने लगा, मतलब वो कार्ला को और ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन उस हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन डेस्क के एम्प्लॉय से उसे पता चला एंटोनिया रोज तैयार होकर अपने हस्बैंड के पास आती है। वो एक भी दिन मिस नहीं करती। यहाँ उसे ये भी पता चला कि एंटोनिया का हस्बैंड कोमा से कभी बाहर नहीं आएगा क्योंकि सिर में गोली लगने से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। फिर जॉन एंटोनिया के पास गया, लेकिन एंटोनिया उसे कैंटीन में चलने कहती है। अब कैंटीन में एंटोनिया को पहले से पता था कि किसी का किडनैप हुआ है। ये सुनकर जॉन दंग रह गया कि ये बात एंटोनिया को कैसे पता। तब एंटोनिया बताती है कि एक रात पहले ही बैंक डायरेक्टर का मर्डर हुआ था और आज एक और अमीर परिवार की बेटी का किडनैप हुआ है। क्योंकि दोनों ही विक्टिम अमीर घरानों से थे, इसीलिए एंटोनिया को लगता है कि दोनों केस एक ही किलर ने किए हैं। दरअसल एंटोनिया को पहले से पता था कि किलर ऐसा जरूर करेगा क्योंकि किलर उन्हें कोई मैसेज देना चाहता है। एंटोनिया लगातार अपने दिमाग में हिसाब लगा रही थी, लेकिन 242 IQ होने के बाद भी उसकी सोच की एक हद है और वो इस केस पर काम भी नहीं करना चाहती। तब जॉन उसे बताता है कि कार्ला का एक छोटा बेटा है। तब ये सुनकर पता नहीं एंटोनिया को क्या हुआ और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने मान गई। फिर कुछ देर बाद एंटोनिया और जॉन मेंटोर से मिलते हैं। मेंटोर उन्हें कार्ला के बाप से मिलने भेजता है। दरअसल कार्ला के बाप के वकील ने उससे बिना पूछे एंटी रॉबरी टीम को बुला लिया, इसीलिए बाद में एंटोनिया और जॉन इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर बनकर कार्ला के पिता से मिलने गए। वहाँ पहले से एंटी रॉबरी टीम भी बयान ले रही थी। तब एंटोनिया अकेले ही उस लड़की के कमरे में गई। वहाँ से उसे कार्ला के बारे में कई बातें पता चली। कार्ला की चीजों से उसे और भी डिटेल मिली। उसे अपने बालों से बहुत लगाव था, लेकिन वो अपनी बॉडी से खुश नहीं थी। वो अक्सर खुद से गुस्सा हो जाती और खुद से ही नफरत करती। साथ ही कार्ला अपने पिता के साए से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन ये सारी बातें उसे बचाने के लिए ज्यादा काम की नहीं थी। इसीलिए एंटोनिया कार्ला के पिता से बात करने लगी, लेकिन एक ही सवाल के बार बार जवाब देकर वो परेशान हो गए थे। तब वो गुस्सा होकर चले गए। किडनैपर ने अपना नाम इज़ेकियल बताया है, जिसका मतलब होता है ईश्वर ही मेरी शक्ति है। लेकिन दोनों के बाहर निकलने से पहले एंटी रॉबरी चीफ ने उन्हें रोक लिया, लेकिन कार्ला ने किसी तरह उसे अपनी बातों में उलझा दिया। वही दूसरी तरफ हम कार्ला को देखते हैं। उस बुचड़ खाने में कार्ला बहुत बुरी हालत में थी। किडनैपर ना तो उसे पानी दे रहा था, ना ही उसे सोने दे रहा था। तभी वहाँ किडनैपर आया। कार्ला उससे पानी मांगने लगी, लेकिन उसने कार्ला से उसके मोबाइल और क्लाउड का पासवर्ड पूछा। ये सुनकर कार्ला ने उसे पासवर्ड बताने से मना कर दिया। दरअसल उसे लग रहा था पासवर्ड बताने के बाद किडनैपर उसे मार देगा। उसे ये भी लग रहा था कि किडनैपर ने जरूर कोई क्लू छोड़ा होगा जिससे पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, लेकिन उसकी बातों का किडनैपर के ऊपर कोई असर नहीं होता। तब वो उस ब्लॉक में पेट्रोल डालने लगा ताकि कार्ला को जिंदा जला सके। तब डर के मारे कार्ला ने उसे अपने मोबाइल और क्लाउड का पासवर्ड बता दिया। पासवर्ड बताने के बाद किडनैपर ने उसे पानी की बोतल दी। इस तरफ एंटोनिया और जॉन कार्ला के एक्स हस्बैंड से पूछताछ करने के बारे में सोच रहे थे। कार्ला का कमरा देखकर एंटोनिया ने उसके पर्सनैलिटी के बारे में तो जान लिया था, साथ ही उसे ड्रावर में एक पेज पर कार्ला के मोबाइल का पासवर्ड भी मिल गया था। इसीलिए वो अपने लैपटॉप से उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चला कार्ला के मोबाइल का पासवर्ड बदल गया है, मतलब किडनैपर ने पासवर्ड बदल दिया। इस तरफ इज़ेकियल मतलब वो किडनैपर कार्ला के मोबाइल में उसके बेटे की फोटोज देख रहा था। तभी पता नहीं उसे क्या हुआ, वो जाकर कार्ला के ब्लॉक का दरवाजा पीटने लगा, जिससे कार्ला और टॉर्चर होने लगी। दूसरी तरफ एंटोनिया और जॉन कार्ला के एक्स हस्बैंड से मिलने गए। उसका खुद का एक रेस्टोरेंट था। उसके व्यू कार्ला के लिए कुछ खास नहीं थे, लेकिन एंटोनिया समझ गई
गई वो कार्ला का किडनैपर नहीं है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता चल गया कि आज कार्ला अपने हॉर्स को रॉयल क्लब चैंपियनशिप में ले जाने वाली थी। ये सुनते ही दोनों जल्दी से रेस ट्रैक पर पहुंचे जहां से कार्ला किडनैप हुई थी। वहां पहुंचने पर एंटोनिया ने पहले अपने टैब में उस एरिया का जीपीएस मैप देखा। फिर आगे बढ़ने पर जमीन पर पड़े खून से सने पैरों के निशानों को देखकर एंटोनिया ने अंदाजा लगाया कि कार्ला पर कार में हमला हुआ था और वो भागकर यहाँ तक आई थी। फिर जहाँ से कार्ला ने भागने की कोशिश की थी वहाँ चढ़कर एंटोनिया एनालाइज करने लगी। तब उसे कहीं दूर बहुत सारे बर्ड दिखाई दिए, इसका मतलब वहाँ बहुत सारे कीड़े भी होंगे। फिर उसी समय हम किडनैपर को भी उस जगह पर देखते हैं। वह कार्ला की कार में पड़ा अपना फायर सिलेंडर लेने आया था। शायद सिलेंडर पर उसके उंगलियों के निशान थे, लेकिन एंटोनिया और जॉन भी वहाँ आ रहे थे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें झाड़ियों में ड्राइवर की लाश मिली और साथ ही में हॉर्स की भी लाश थी। तभी अचानक एक कार वहाँ से निकली। जॉन ने तुरंत गन उठाकर गोली चलाई। फिर एंटोनिया तुरंत कार में बैठकर उसका पीछा करने लगी। एंटोनिया को कार चलाता हुआ देख जॉन हैरान रह गया, क्योंकि किडनैपर बहुत ज्यादा धूल उड़ाते हुए चल रहा था, लेकिन एंटोनिया रास्ते को देखे बिना ही उसका पीछा कर रही थी। दरअसल यहाँ आने से पहले उसने इस एरिया का जीपीएस मैप देखा था, जिससे उसे इस एरिया के सारे रास्ते याद हो गए। फिर काफी देर बाद किडनैपर हाईवे पर पहुंच गया, लेकिन तब एंटोनिया उसके पीछे ही थी। लेकिन जैसे ही एंटोनिया उस कार के पास पहुंची उसे दौरा पड़ने लगा। अचानक उसे विंडशील्ड पर एक बंदर दिखाई दिया। कुछ सेकंड में ही उसे बहुत सारे बंदर दिखाई देने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने जॉन से गोली लेकर निगल ली। फिर जॉन को 10 सेकंड के लिए स्टीयरिंग व्हील संभालने को कहा। 10 सेकंड में एंटोनिया ठीक हो गई और फिर से उस लाल कार का पीछा करने लगी। अब दोनों कार की दूरी कम होने लगी। जैसे ही जॉन किडनैपर की फोटो लेने वाला था उसने गोली चलाई, लेकिन किस्मत से वो बच गए। अब वो उसे पकड़ने ही वाले थे। तब किडनैपर ने अचानक कार रॉन्ग साइड पर ले ली। किडनैपर को पकड़ने के लिए एंटोनिया ने भी खतरनाक टर्न लिया, जिससे जॉन के गोटे मुंह में आ गए। अभी भी एंटोनिया उसका पीछा कर रही थी। अब आखिर एक मौका आया। दोनों कार एक दूसरे के बगल में थी, लेकिन जैसे ही जॉन ने गन उठाई, सामने से एक बड़ा ट्रक तेजी से आया, जिससे एंटोनिया को स्टीयरिंग मोड़नी पड़ी और किडनैपर भाग गया। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस पहुंचकर उनसे पूछताछ करने लगी, लेकिन तभी वहाँ मेंटोर आ गया और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मेंटोर काफी नाराज था। तभी वहाँ एंटी रॉबरी चीफ भी आ गया। वो काफी गुस्से में था, जबकि एंटोनिया और जॉन ने ही ड्राइवर की लाश ढूंढी है, लेकिन अब दोनों न्यूज में आ गए, इसीलिए किडनैपर को उनके बारे में पता चल जाएगा। वो चीफ मेंटोर से उन दोनों को केस से हटाने कहता है, लेकिन मेंटोर उन्हें अपना काम जारी रखने कहता है और उन्हें एक दूसरी कार देता है। दरअसल मेंटोर उनसे इसीलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने किडनैपर को जाने दिया, क्योंकि उनका काम ही नामुमकिन को मुमकिन करना है। दूसरी तरफ आज के केओस का बदला किडनैपर कार्ला को टॉर्चर करके लेता है। इस तरफ जॉन ने किडनैपर की कार की जितनी भी फोटोज खींची थी वो सभी ब्लर थी, लेकिन उसे थोड़ा शार्प करने पर उन्हें किडनैपर के हाथ पर एक टैटू दिखाई दिया। एंटोनिया उस फोटो को शहर के सभी टैटू पार्लर में भेजने कहती है। दूसरी तरफ कार्ला को उसके ब्लॉक के वेंट से किसी की आवाज सुनाई दी, मतलब किडनैपर ने कार्ला के अलावा किसी और को भी किडनैप किया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एंटोनिया का इंटरव्यू चल रहा था। मिरर के पीछे से एक आदमी उससे सवाल करता है कि अगर वो एक समुद्र के बीच एक ऑयल फील्ड पर है और एक बेकाबू जहाज उनकी ही तरफ आ रहा है तो वो क्या करेगी। ये सुनकर एंटोनिया उससे ऑयल फील्ड की लोकेशन पूछने लगी। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया, लेकिन वहाँ मेंटोर भी था। वो उसे ऑयल फील्ड की लोकेशन बताता है। फिर एंटोनिया उससे दिन और तारीख पूछती है। मेंटोर उसे तारीख बताता है। ये सुनकर एंटोनिया कहती है कि वो कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। तब एंटोनिया ने बताया कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जिस समुद्र की लोकेशन की बात वो कर रहे हैं उनकी बताई गई तारीख के मुताबिक उस समय समुद्र बर्फ से जमा होगा, मतलब कोई भी जहाज वहाँ आ ही नहीं सकता। ये सुनकर मेंटोर और वो आदमी शॉक रह गए। दूसरी तरफ कार्ला उस लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की भी बहुत डरी हुई थी। तब उसे पता चला वो लड़की एक टैक्सी ड्राइवर है और कोई पैकेज छोड़ने के बहाने इज़ीकिल ने उसे किडनैप किया था। इस तरफ एंटोनिया और जॉन उस लड़के की माँ से मिलने गए जिसने किडनैपर ने आधा सिर काटा था, लेकिन उस बैंकर की सेक्रेटरी बताती है कि उस बैंकर की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए उनके पास सिर्फ 15 मिनट है और उन्हें कोई मुश्किल सवाल नहीं करने हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए कि उस बैंकर के बेटे को किसी ने
मार दिया और वो अब भी मीटिंग कर रही है। मतलब उसके लिए अपने बेटे से ज्यादा अपना काम इम्पोर्टेंट है। फिर दोनों उस बैंकर से मिलने गए। पहले तो एंटोनिया ने उसे वो टैटू वाली फोटो बताई, फिर पूछा कि किडनैपर ने उससे क्या मांगा था जो उसने पुलिस को नहीं बताया। ये सुनकर बैंकर नाराज हो गई। उसके मुताबिक अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला। लेकिन तभी एंटोनिया को फिर से दौरा पड़ने लगा और उसे मंकी दिखाई देने लगा। जॉन ने बताया कि किडनैपर ने कार्ला को भी किडनैप किया। तब वो बैंकर बताती है कि कार्ला भी बचने नहीं वाली, क्योंकि उस किडनैपर ने उसकी ही तरह कार्ला के बाप से ऐसी चीज मांगी होगी जो वो दे नहीं सकता। लेकिन तभी एंटोनिया जॉन के जेब से दवाई लेकर वहाँ से भाग गई। तब जॉन के वहाँ से जाने से पहले बैंकर ने बताया कि किडनैपर ने उसे एक लाइन कही थी कि माँ बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। वही नीचे एंटोनिया की हालत खराब हो रही थी। वो तुरंत वहाँ से भागने लगी। थोड़ी ही देर बाद जॉन नीचे आकर एंटोनिया को ढूंढने लगा। तब उसे रोड की दूसरी तरफ वो दवाई की डिब्बी मिली। वही इस तरफ एंटोनिया को एक गली में वो सिर कटा लड़का दिखाई दिया और उसके हाथों में खुद एंटोनिया थी। फिर वहाँ मंकी भी आने लगे। ये देखकर एंटोनिया वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ गया और उसने एंटोनिया को संभाल लिया। अब कुछ समय बाद दोनों एक जगह बैठे थे। जॉन ने उसे बताया कि किडनैपर ने बैंकर को क्या कहा था। फिर जॉन उससे रेड पिल के बारे में पूछने लगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेड क्वीन प्रोग्राम में सिर्फ एंटोनिया ही पास हुई थी। फिर उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिससे एंटोनिया का दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा और वो हर चीज पर फोकस कर पाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक साइड इफेक्ट भी था। अब साइड इफेक्ट मतलब उन दौरों को कम करने के लिए ही एंटोनिया को वो रेड पिल खानी पड़ती है। अब प्रेजेंट टाइम में जॉन और एंटोनिया उस बैंकर की सेक्रेटरी पर नजर रख रहे थे। दरअसल एंटोनिया को लग रहा था कि बैंकर की सेक्रेटरी को जरूर कुछ पता है। दोनों सेक्रेटरी का पीछा कर रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब चीज देखी। सेक्रेटरी ने एक के बाद एक 2 टैक्सी बदली, फिर किसी घर में चली गई। अब दोनों बाहर कार में ही उसका वेट करने लगे। वही दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम का चीफ कार्ला के पिता से पूछताछ कर रहा था। लेकिन उसे बस एक बार किडनैपर का फोन आया था और एंटी रॉबरी टीम को बस इतना पता चला कि किडनैपर ने कांच तोड़ने के लिए फायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया। फिर कार्ला ने उस पर फोम स्प्रे किया और जंगल की तरफ भागी। फिर कार्ला का बाप एंटी रॉबरी टीम के चीफ को इनडायरेक्टली पैसे ऑफर करता है, लेकिन बदले में उसे कार्ला को बचाना होगा। वही इस तरफ जॉन और एंटोनिया ने सेक्रेटरी के घर के बाहर एक लड़के को सिगरेट जलाते हुए देखा। लेकिन तभी सेक्रेटरी ने आकर उससे सिगरेट छीन ली। लेकिन सेक्रेटरी ने उन दोनों को भी देख लिया और अपने गार्ड्स को बाहर भेजा। इसीलिए दोनों वहां से चले गए। लेकिन एक बात तो पक्की थी, वो लड़का सेक्रेटरी का बेटा नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी उस लड़के की माँ होती तो सिगरेट देखते ही उसे एक थप्पड़ लगाती। अब दूसरी तरफ कार्ला और वो लड़की आपस में बात कर रहे थे। वो लड़की अनाथ थी और कार्ला के पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी। तब कार्ला उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि बचपन में कैसे उसके डैड उसे हर खतरे से सेफ रखते थे। लेकिन तभी उस लड़की के पास किडनैपर आ गया और कार्ला बस उस लड़की के चीखे सुनने को मजबूर थी। फिर जॉन रात में घर लौटा तो उसे पता चला उसकी माँ ने डिनर पर एक प्रीस्ट को बुलाया है। जॉन ने जब प्रीस्ट से बात की तो पता चला कि किलर की वो लाइन कि बच्चों को माँ बाप की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये लाइन बाइबल से ली गई है। ये सुनते ही जॉन को एक बात समझ में आई। तब वो तुरंत हॉस्पिटल के नीचे गया और एंटोनिया को नीचे बुलाया। फिर जैसे ही जॉन ने एंटोनिया को प्रीस्ट के बारे में बताया, तब तुरंत ही एंटोनिया उस मैसेज का मतलब समझ गई। दरअसल किडनैपर माता पिता से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को मार रहा है। दूसरी तरफ ये अमीर लोग ऊपर से तो परेशान दिख रहे थे, लेकिन वो भी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें एजेकील से उतना डर नहीं था जितना इस बात से था कि उनके काले राज सबके सामने ना आ जाए। मतलब उनके कुछ ऐसे राज है जो उनके लिए अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम है। और यही तो वो किडनैपर चाहता है। वो चाहता है कि ये अमीर लोग खुद सामने आकर अपने गुनाह कबूल करे। वो सब एक पब्लिक स्टेटमेंट दे कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को मरने दे रहे हैं, लेकिन अपने राज नहीं बता रहे। अब केस ने थोड़ा सही मोड़ लेना शुरू किया। फिर एंटोनिया ने बताया कि वो जॉन के साथ आने क्यों मानी थी। दरअसल जो सवाल पहली बार मिलने पर एंटोनिया ने जॉन से पूछा था, वैसा जवाब उसे आज तक जॉन के अलावा किसी ने नहीं दिया था। फिर एंटोनिया ने जॉन से हाथ मिलाया। ये देखकर जॉन हैरान हो गया, क्योंकि एंटोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसे टच करे। अगले दिन ही उन्होंने उस टैटू की फोटो के आधार पर किडनैपर की हाइट और एज का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। तभी उन्हें मेंटोर का वीडियो कॉल आता है। उसे बैंकर ने बताया था जॉन और एंटोनिया उसकी सेक्रेटरी का पीछा कर रहे थे, जबकि उनका काम किडनैपर को ढूंढना है, ना कि बैंकर और उसकी सिक्योरिटी की पर्सनल जिंदगी में दखल देना। वो बैंकर बहुत पावरफुल है
है अगर उसने कंप्लेन कर दी तो उनकी रेड क्वीन ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रुक जाएगी। इसीलिए मेंटोर जॉन और एंटोनिया को बहुत सुनाता है। अब मेंटोर से डांट खाने के बाद दोनों कार्ला के बाप से बात करने जा रहे थे, लेकिन वो उनसे मिलेगा नहीं। वहाँ पहुँचते ही जॉन बाहर रहकर एंटी रॉबरी टीम के गार्ड्स के साथ बात करने लगा, जबकि एंटोनिया अकेले पास वाले लग्जरी रेस्टोरेंट में चली गई। उसके दिमाग में पूरे इलाके का मैप बना हुआ था। वो रेस्टोरेंट के किचन में गई, फिर पीछे की तरफ से घूमकर सेफ रूम को पार करते हुई बाहर निकल गई। फिर बिना किसी को पता चले वो उन गार्ड्स के पीछे और जॉन के सामने थी। फिर वो ऊपर गई और कार्ला के बाप के दरवाजे पर नॉक किया। एंटोनिया तुरंत उसे बताती है कि उसे पता है किडनैपर ने उससे पैसे नहीं बल्कि अपना गुनाह कबूल करने को कहा है। एंटोनिया को बस ये जानना था कि वो कौन सा राज है जो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा अहम है। लेकिन तभी एक गार्ड ने आकर एंटोनिया को पकड़ लिया और कार्ला का बाप भी उसे कुछ नहीं बताता। बाहर जॉन उन गार्ड से बातचीत कर रहा था, लेकिन तभी वो गार्ड एंटोनिया को बाहर लेकर आया और ठीक उसी समय एंटी रॉबरी चीफ भी वहाँ पहुँचा। वो उन दोनों को वहाँ देखकर और भड़क गया, लेकिन वहाँ उन तीनों में बहस हो गई और जॉन ने गुस्से में चीफ को थप्पड़ मार दिया। तब चीफ ने जॉन को धमकी दी कि वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि किसी ने इस सारे ड्रामे का वीडियो बना लिया। अब एक रेस्टोरेंट में कुछ देर बात करने के बाद जॉन और एंटोनिया दोस्त बन गए। इस तरफ कार्ला उस लड़की से बात कर रही थी, लेकिन वो लड़की कार्ला पर भड़क गई क्योंकि किडनैपर रोज उसका रेप करता है, लेकिन कार्ला को हाथ तक नहीं लगाता क्योंकि उसके मुताबिक कार्ला का बाप पैसे देकर उसे छुड़ा लेगा, लेकिन वो लड़की यही मरेगी क्योंकि उसका कोई नहीं है। इस तरफ जॉन एंटोनिया के साथ उसके घर गया क्योंकि वो रोज रात को तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है। जॉन उसे हॉस्पिटल छोड़ने भी कहता है, लेकिन एंटोनिया को टैक्सी से जाना था। अब एंटोनिया टैक्सी से हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने ध्यान दिया ये रास्ता अलग है। फिर टैक्सी ड्राइवर सीटी बजाने लगा। तब एंटोनिया समझ गई कि ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि किडनैपर एजेकिल है। फिर वो एजेकिल से बात करने लगी और साथ ही अपना सीट बेल्ट खोलकर भागने की तैयारी में थी। फिर जैसे ही सिग्नल पर टैक्सी रुकी, एंटोनिया ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एजेकिल ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे एंटोनिया के हाथ सुन्न होने लगे। फिर एजेकिल उसे लेकर निकल गया, मतलब उसने एंटोनिया को भी किडनैप कर लिया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एंटोनिया अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसे ही देख रहा था। तब एंटोनिया वेटर का ट्रे अपने हस्बैंड पर गिरा देती है। फिर जैसे ही उसका हस्बैंड बाथरूम गया, एंटोनिया उस आदमी के पास गई। वो आदमी एंटोनिया को एक वार्निंग देने आया था। दरअसल एक मिस्टर व्हाइट नाम का आदमी एंटोनिया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ा है। इस आदमी को पता है कि एंटोनिया एक रेड क्वीन है। दरअसल एंटोनिया ने हाल ही में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जिससे मिस्टर व्हाइट को काफी नुकसान हुआ और मिस्टर व्हाइट अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझता है। अब इन दोनों वजहों से मिस्टर व्हाइट रेड क्वीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंटोनिया और उसके पूरे परिवार को खत्म करने आएगा। अब एंटोनिया उससे और कुछ पूछती, उससे पहले ही उसका हस्बैंड वहां आ गया और वो आदमी भी वहां से चला गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। एंटोनिया को किसी घर में होश आया। एजेकिल ने उसे नहीं मारा, उसने एंटोनिया को ऐसे कमरे में बंद किया जो जानकारियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उसका कंप्यूटर और फोन भी उसके बैग में सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि फिलहाल उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन क्रिमिनल आखिर चाहता क्या था और उसके पास पुलिस से ज्यादा सबूत कैसे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एजेकिल छुपकर उसकी मदद कर रहा हो। तभी एंटोनिया को जॉन का कॉल आता है। वो उसे सब बताती है, फिर उसे अपनी लोकेशन भेजती है। तब उन सबूतों को ध्यान से देखने के बाद एंटोनिया को कुछ समझ में आया। कार्ला के पिता की कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। कई वर्कर अपने मॉर्गेज नहीं चुका पाए। उसी समय बैंक मैनेजर का बेटा लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इलीगल प्रॉफिट कमा रहा था और बाकी वर्कर बेरोजगार हो रहे थे। तो क्या यही मर्डर और किडनैपर की असली वजह थी? फिर थोड़ी देर बाद जॉन उसे वहां लेने पहुंचा। जॉन एंटोनिया के लिए थोड़ा परेशान था, लेकिन एंटोनिया ने उसे शांत किया। एंटोनिया ने उस टैक्सी का नंबर भी नोट कर लिया जिससे एजेकिल उसे यहाँ लाया था। वही इस तरफ कार्ला को बाजू वाले सेल की लड़की अपने कमरे में नजर आ रही थी। कभी वो उसे दिखती तो कभी गायब हो जाती। फिर वो लड़की एक टाइल्स के टुकड़े से किलर को मारने में मदद मांगती है, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि अब कार्ला की दिमागी हालत भी खराब होने लगी क्योंकि वो काफी दिनों से सो नहीं पाई थी। इस तरफ एंटोनिया और जॉन उस रिहायशी इलाके में पहुंचे जहाँ पहला मर्डर हुआ था, लेकिन उस मोहल्ले में जाने के लिए भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। अब उन्हें ये देखना था कि जिस टैक्सी से एजेकिल ने एंटोनिया को किडनैप किया
था क्या मर्डर वाली रात वो टैक्सी यहाँ भी आई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फुटेज देने से मना कर रहा था। एंटोनिया को लगा वो उन्हें फुटेज नहीं देगा, लेकिन जॉन उससे बात करने लगा। जॉन उसे कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनकर वो गार्ड उन्हें फुटेज दिखाने मान गया। ये देखकर एंटोनिया भी इम्प्रेस हो गई, लेकिन पहले गार्ड उन्हें एंट्री रजिस्टर लाकर दिखाता है। रजिस्टर में उस टैक्सी की एंट्री थी और उस दिन वहाँ किसी अमीरजादे के घर में पार्टी भी थी, लेकिन दूसरा गार्ड उन्हें फुटेज दिखाने से मना कर देता है, इसीलिए दोनों वहाँ से चले गए। फिर कार में एंटोनिया ब्लैक जैक गेम देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक कसिनो के पास पहुंचे। एंटोनिया ने जॉन को कार में ही रुकने कहा। फिर 10 मिनट बाद एंटोनिया कसिनो से 10,000 यूरोज लेकर निकली। उसने एक बार वीडियो देखकर ही समझ लिया था कि ब्लैक जैक कैसे खेलते हैं। फिर दोनों 10,000 यूरोज लेकर उन गार्ड्स के पास गए। तब 10,000 यूरोज देखकर वो गार्ड उन्हें फुटेज दिखाने मान गए। फिर जब उन्होंने फुटेज देखना शुरू किया तब 3:17 पर उन्हें एक ग्लिच दिखाई दिया, जैसे कैमरास को हैक किया गया हो। फिर वो बाहर जाकर कैमरास चेक करते हैं। तब उन्हें कैमरा के अंदर एक हैकिंग डिवाइस मिला। दरअसल यहाँ के कैमरास 2 हफ्तों में चेक होते थे और उस पार्टी वाली रात के 2 दिन पहले भी कैमरास चेक किए गए थे। मतलब किलर पार्टी की आड़ में उस लड़के की लाश को लेकर आया था। फिर दोनों वो फुटेज लेकर अपनी लैब गए। उस फुटेज में वो टैक्सी धुंधली दिख रही थी। वो फुटेज को थोड़ा क्लियर करते हैं तो उसमें 2 लोग दिख रहे थे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी जॉन चिल्लाने लगा क्योंकि वो सुबह से एंटोनिया के साथ घूम रहा है और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तब जॉन खाना खाने एंटोनिया को अपने घर लेकर गया। एंटोनिया देखती है कि जॉन की माँ को हर बात पता है। फिर जैसे ही एंटोनिया ने जॉन की माँ के हाथों से बना खाना खाया, उसे ऐसा लगा जैसे वो पुराने जमाने में पहुंच गई हो। मतलब उसे खाना बहुत पसंद आया था। दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम का चीफ बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने कैबिन में पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कॉल आता है। दूसरी तरफ एंटोनिया भी जॉन की माँ के साथ घुल मिल रही थी, लेकिन तभी उसे भी किसी का मैसेज आया। दरअसल एंटी रॉबरी टीम को एक औरत ने एक कार के बारे में बताया था। वो कार वही लड़की थी जिससे उस लड़के को लाया गया था और एजेकिल ने उसी टैक्सी से एंटोनिया को भी किडनैप किया था। वो टैक्सी 2 हफ्ते पहले चोरी हो गई थी। टैक्सी की ट्रंक में एक सैंडल थी। वो सैंडल कार्ला की ही थी। दूसरी तरफ एंटोनिया और जॉन एक टैटू शॉप पहुंचे। वहाँ की मालकिन ने टैटू पहचान लिया। उसने बताया ये उसके पिता का बनाया हुआ एक खास डिजाइन है, लेकिन जब दोनों उसके पिता से जानकारी लेने पहुंचे तो पता चला कि 6 महीने पहले उन्हें स्ट्रोक आया था। अब वो हिल डुल नहीं सकते, ना बोल सकते हैं। लेकिन एंटोनिया के लिए ये भी रुकावट नहीं थी। एंटोनिया ने उनसे टैटू के बारे में पूछा, तब उन्होंने पलक झपकाकर हाँ कहा। अब दोनों की वहाँ बातचीत होती है जो सिर्फ एंटोनिया ही समझ पा रही थी। तब उसे 3 वर्ड मिले, NBQ एक अंडरकवर पुलिस यूनिट थी। मतलब एजेकिल भी एक पुलिस वाला रह चुका है। फिर कार में एंटोनिया NBQ यूनिट के बारे में पता करती है। दरअसल 1997 में सिर्फ 4 लोग ही उस यूनिट में सिलेक्ट हुए थे और उन 4 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में ये टैटू बनाया गया था। अब उन चारों में से 2 मर चुके थे। एक कैंसर से मरा, दूसरा एक धमाके में मरा, तीसरा मर्डर वाली रात एक टीवी शो पर आया था। अब सिर्फ चौथा आदमी बचा जो किडनैपर मतलब एजेकिल हो सकता है। फिर एंटोनिया और जॉन उसके घर में गए। दोनों चुपके से उसके घर में घुसे। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह जाल बिछे हो, यहाँ तक कि लाइट का स्विच भी टूटा हुआ था। फिर जैसे ही जॉन अंदर गया उसने दरवाजे के सामने एक डॉग को देखा। तभी पीछे से आकर किसी ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी ही जॉन ने उस आदमी को काबू में कर लिया। तभी एंटोनिया दौड़ कर आई और बोली कि ये किडनैपर नहीं हो सकता क्योंकि ये आदमी अंधा है। दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम को भी टैक्सी पर NBQ ऑफिसर के फिंगरप्रिंट मिले। वो तुरंत उसे पकड़ने निकलते हैं। उन्हें असली किडनैपर के फिंगरप्रिंट मिले थे। इस तरफ वो अंधा आदमी बताता है उनमें से तीसरा आदमी जिसका नाम फहाडो है, उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था जिससे वो पागल हो गया था और उसे कई दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ा। बाहर आने के बाद वो सबसे खतरनाक मिशन लेता था, लेकिन एक दिन एक टनल के धमाके में वो मारा गया। उनके सीनियर ने कहा वो मर चुका है, लेकिन फहाडो की लाश कभी नहीं मिली। वो बस ऐसे ही गायब हो गया। तब एंटोनिया तुरंत ही एंटी रॉबरी चीफ को कॉल करके फहाडो के बारे में बताती है, लेकिन उसे पहले ही फहाडो के बारे में पता था। वो बहुत खुश था और उसे पकड़ने जा रहा था, लेकिन एंटोनिया समझ गई फहाडो ने जानबूझकर अपने फिंगरप्रिंट टैक्सी पर छोड़े। मतलब ये उसका एक ट्रैप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसकी आगे की कहानी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी रीच काफी गिर गई है। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे, यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि ये वीडियो उतना ही अच्छा है और ये उसे और ज्यादा रिकमेंड करेगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। पीस आउट।